हेलो दोस्तों, राइट एंगल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए में जो बिजनेस मेथड सब्जेक्ट है, जिसके आपके एग्ज़ाम के अंदर 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी 25 क्वेश्चन। तो जो भी पिछली परीक्षाओं में बिजनेस मेथड से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अलावा बिजनेस मेथड से जो भी जूनियर अकाउंटेंट टीआरए के अलावा कॉमर्स के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें बिजनेस मेथड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका अपन डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। जो भी टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, ये पार्ट 1 है अपना, ठीक है। बिजनेस मेथड का पार्ट 1 है ये, जिसमें 50 क्वेश्चंस अपन पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 आएगा जिनमें भी अपन 50 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, यानी टोटल बिजनेस मेथड से 100 क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए के लिए। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अपन पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब अपन आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे मतलब पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप जितना इन क्वेश्चंस को लिखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि एक बार मैं पढ़ाऊँगा उससे आपको याद हो या ना हो, लेकिन अगर आप अपने हाथों से लिखेंगे तो आपको याद ज़रूर होगा, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फैक्टरिंग व्यवस्था के तहत फैक्टर क्या करता है, ठीक है। फैक्टरिंग व्यवस्था के तहत फैक्टर क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए है क्लाइंट के ऋणों को तीसरे पक्ष की ओर हस्तांतरित करता है, क्लाइंट के ऋण या प्राप्य खातों का संग्रह करता है, सी क्लाइंट की ओर से भुगतान करता है, या डी विभिन्न वित्तदाताओं को ऋण या प्राप्य खातों का विवरण करता है। तो फैक्टरिंग व्यवस्था के तहत फैक्टर क्या काम करता है। फैक्टर का कार्य है ऑप्शन नंबर बी क्लाइंट के ऋण या प्राप्य खातों का संग्रह करता है, ठीक है। तो फैक्टर क्या करता है, क्लाइंट के ऋण या प्राप्य खातों का संग्रह करता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो अपन ने पढ़ा उसका सही आंसर है बी, ठीक है। उम्मीद है आप ये क्वेश्चन और उनके आंसर लिख रहे होंगे। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ऑप्शन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जो मैं ऑप्शन बताता हूँ सिर्फ उसी को अपनी कॉपी में लिखना है आपको। तो क्वेश्चन और उसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, निम्न में से कौन से कथन विनिमय पत्र से संबंध है। विनिमय पत्र जूनियर अकाउंटेंट जो एग्जाम था 2016 के अंदर जो हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, विनिमय पत्र से कौन से कथन का संबंध है। लेखक ऋणदाता होता है क्या। लेखक ऋणदाता होता है नहीं। इसके अंदर जो विनिमय पत्र लिखता है वो ऋण देने का कार्य नहीं करता, लेकिन ऋण लेने वाला जो होता है वो होता है लेखक, ऋण लेने वाला, ठीक है। तो जो लेखक होता है विनिमय पत्र का वो ऋण लेने वाला होता है, ऋण दाता नहीं होता। बिल के आवेशित का दायित्व गौण एवं सशर्ता होता है, ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। बिल के आदेशित का दायित्व गौण एवं सशर्ता होता है। बिल का आदेश करने वाला जो होता है वो लेखक होता है, ठीक है, विनिमय पत्र में। भुगतान करने के लिए बिना शर्त आदेश, ये भी एकदम सही है। तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कथन विनिमय पत्र से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका सही आंसर है सी, 2 व 3, ठीक है। अपनी कॉपी में आप इनको लिख लीजिए। नेक्स्ट सफल उद्यमी के गुण हैं। जो उद्यमी होता है, जो सफल होता है, उसके क्या गुण होते हैं। सफल उद्यमी के गुण के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो सफल उद्यमी की निर्णय क्षमता होती है उच्च होती है, ठीक है। निर्णय क्षमता होती है उसकी। दृढ़ निश्चय होता है, क्योंकि आप अपने बिजनेस के अंदर दृढ़ निश्चय लेकर चलेंगे तभी सफल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। व्यवसायिक ज्ञान होता है एक सफल उद्यमी के अंदर, ये भी एकदम सही है। तो सफल उद्यमी के गुण कौन कौन से। निर्णय क्षमता, दृढ़ निश्चय, व्यवसायिक ज्ञान, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं विनिमय साध्य विलेख अधिनियम कब का है। 1881 का। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये बिजनेस मेथड के अंदर। इसमें से कम भी 4-5 क्वेश्चन आने की संभावना है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के अंतर्गत कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं। तो जो 1881 का ये अधिनियम है, इसके अंतर जो है धाराएं 142, अध्याय 17 अध्याय हैं, और जिनके अंदर कितनी धाराएं हैं, कुल 142 धाराएं, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं
विनिमय साध्य विलेख का भुगतान देय होगा। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के बारे में अपन ने पढ़ा है अभी कि कब का है, 1881 का। कब से लागू हुआ? मार्च 1881 से, ठीक है। तो इसमें भुगतान देय होगा, विनिमय साध्य विलेख के अंदर भुगतान देय कब होगा? जूनियर अकाउंटेंट टीआरए एग्जाम 2015 में पूछा गया है। परिपक्वता के तीसरे दिन, बी परिपक्वता के बाद, सी परिपक्वता पर, या डी परिपक्वता के पहले। तो विनिमय साध्य विलेख का भुगतान देय होगा परिपक्वता पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, परिपक्वता पर विनिमय साध्य विलेख का भुगतान होगा परिपक्वता पर। नेक्स्ट है जीडीआर का पूरा नाम है। जीडीआर का पूरा नाम जो है, जीडीआर इसका पूरा नाम है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। जीडीआर का पूरा नाम है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जीडीआर का पूरा नाम। नेक्स्ट है पूर्वाधिकार अंश के प्रकार हैं। पूर्वाधिकार अंश बिजनेस मेथड के अंदर पढ़ते हैं अपन पूर्वाधिकार अंश को। पूर्वाधिकार अंश के प्रकार हैं संचयी परिवर्तनीय पूर्वाधिकार, एकदम सही है। परिवर्तनीय तथा अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार, ये भी एकदम सही है। संचयी व असंचयी पूर्वाधिकार अंश, ये भी एकदम सही है। तो ए, बी व सी पूर्वाधिकार अंश के प्रकार है संचयी परिवर्तनीय पूर्वाधिकार, परिवर्तनीय व अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार, संचयी व असंचयी पूर्वाधिकार अंश, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। व्यावसायिक वित्त के स्रोत का निर्धारण अधिकतम किफायती नहीं है एक्चुअली, किफ़ायती तरीके से करना है। किफ़ायती व्यावसायिक वित्त के स्रोत का निर्धारण अधिकतम किफ़ायती तरीके से करना है। प्रबंध का वित्त कार्य, प्रबंध का नियोजन कार्य, प्रबंध का निवेश कार्य, प्रबंध द्वारा पूंजी बजटीकरण, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्यावसायिक वित्त के स्रोत का निर्धारण अधिकतम किफ़ायती तरीके से करना है। तो यह है प्रबंध का वित्त कार्य, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अपनी कॉपी में लिख लीजिए नोटबुक में, प्रबंध का जो वित्त कार्य है वो है व्यावसायिक वित्त के स्रोत का निर्धारण अधिकतम किफ़ायती तरीके से करना, प्रबंध का वित्त कार्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना के मुख्य उद्देश्य हैं। तो नाबार्ड NABARD, नाबार्ड जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड एक बैंक है, इसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म यहाँ लिख देते हैं अपन, नेशनल NATIONAL, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 के अंदर, 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में अपन बात करें तो देश में, ऑप्शन नंबर ए, देश में कृषि एवं ग्रामीण सांख्यिकी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये एकदम सही है। ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना, ये भी एकदम सही है। तो नाबार्ड की स्थापना के मुख्य उद्देश्य हैं ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी सही आंसर हुआ इसका सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट अपन देखते हैं उद्यमिता एक नवाचार कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। उद्यमिता जो है ये पजेशन यानी स्वामित्व के अलावा एक नेतृत्व कार्य है। इसमें नेतृत्व जो है जो इम्पोर्टेंट है। उद्यमिता एक नवाचार कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। उद्यमिता की परिभाषा दी, ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी जोसेफ शुम्पीटर ने, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। उद्यमिता एक नवाचार कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। उद्यमिता की परिभाषा दी है जोसेफ शुम्पीटर ने। नेक्स्ट है वित्तीय संस्था द्वारा ऋण कोषों का उपयोग एक स्थिर लागत पर कहलाता है।
वित्तीय संस्था द्वारा ऋण कोषों का उपयोग एक स्थिर लागत पर कहलाता है। जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर देखते हैं अपन। उच्च समता पर व्यापार, पूंजी दंतीकरण, समता पर व्यापार, अल्प समता पर व्यापार। वित्तीय संस्था द्वारा ऋण कोषों का उपयोग एक स्थिर लागत पर कहलाता है, समता पर व्यापार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है? जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2015 में पूछा गया है। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है समतांश, ऋण पत्र, प्रतिधारित आय, पूर्वाधिकार अंश। तो जो वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है वो है पूर्वाधिकार अंश। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है पूर्वाधिकार अंश। नेक्स्ट है विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 4 में परिभाषित किया गया है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 4 में किस चीज़ को परिभाषित किया गया है? प्रतिज्ञा पत्र को, चेक को, विनिमय पत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका धारा 4 जो है विनिमय साध्य विलेख की, इसमें परिभाषित किया गया है प्रतिज्ञा पत्र को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रतिज्ञा पत्र को प्रोमिसरी नोट कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, वही है प्रतिज्ञा पत्र। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सामाजिक उत्तरदायित्वों में शामिल है। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2015 में पूछा गया था। सामाजिक उत्तरदायित्वों में शामिल है व्यावसायिक उपक्रमों द्वारा स्वैच्छिक कार्यवाही, नैतिक उत्तरदायित्वों को मान्यता प्राप्त, शक्ति व उत्तरदायित्वों को मान्यता प्राप्त। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों इसमें सही आंसर है। व्यावसायिक उपक्रमों द्वारा स्वैच्छिक कार्यवाही, नैतिक उत्तरदायित्वों को मान्यता प्राप्त, शक्ति व उत्तरदायित्वों को मान्यता प्राप्त। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है किसी बिल की अदायगी तिथि से पूर्व नगद राशि प्राप्त करना कहलाता है। किसी बिल की अदायगी राशि से पूर्व नगद राशि प्राप्त करना कहलाता है। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो 2016 में हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अदायगी से पूर्व नगद राशि प्राप्त करना कहलाता है बिल की कटौती, बिल का पृष्ठांकन, बिल का अनादरण या बिल की सेवानिवृत्ति। तो बिल की अदायगी से पूर्व नगद राशि प्राप्त करना कहलाता है बिल की कटौती। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नोटबुक में लिख लीजिए ऑप्शन नंबर ए बिल की कटौती। नेक्स्ट है प्रोमिसरी नोट। प्रतिज्ञा पत्र में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जिसके पक्ष में अनुमोदन द्वारा नोट को परिक्रमित किया जाता है? जो प्रोमिसरी नोट प्रतिज्ञा पत्र को कहते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जिसके पक्ष में अनुमोदन द्वारा नोट को परिक्रमित किया जाता है? जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 अदाकर्ता, अदाता, परांकिती, हस्तांतरिती। तो जो होता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अनुमोदन द्वारा परिक्रमित किया जाता है। प्रोमिसरी नोट के संबंध में हस्तांतरिती उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विनिमय साध्य विलेख अधिनियम में सम्मिलित हैं। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम कब का है? ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कब का है विनिमय साध्य विलेख अधिनियम में सम्मिलित हैं। चेक विनिमय पत्र और हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, आचरिक पत्र या बैंक ड्राफ्ट। तो जो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम में सम्मिलित क्या क्या है? चेक है, विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र। ठीक है, प्रोमिसरी नोट। नेक्स्ट है एकल स्वामित्व कंपनी में एक से अधिक निर्देशक को नियुक्त करने पर वर्ष में कम से कम कितनी निर्देशक सभाएं आयोजित करनी अनिवार्य हैं? एकल स्वामित्व वाली जो कंपनी होती है उसमें एक से अधिक अगर निर्देशक आ जाते हैं तो एक वर्ष में अधिकतम कितनी सभाएं होना अनिवार्य हैं? तो ऑप्शन नंबर बी वर्ष में 2 सभाएं होना अनिवार्य हैं। ठीक है, वर्ष में 2 सभाएं। नेक्स्ट है एक बिल जो बिना प्रतिफल के लिखा और स्वीकार किया जाता है। ऐसा कौन सा बिल है जो बिना प्रतिफल के लिखा और स्वीकार किया जाता है? जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2012। ठीक है, ऐसा बिल जो बिना प्रतिफल के लिखा और स्वीकार किया जाता है विदेशी बिल, सहायतार्थ बिल, मांग पर देय बिल, व्यापारिक बिल। तो इसका सही आंसर है जो बिना प्रतिफल के लिखा और स्वीकार किया जाता है वो है सहायतार्थ बिल। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नोटबुक में लिख लीजिए एक बिल जो बिना प्रतिफल के लिखा और स्वीकार किया जाता है सहायतार्थ बिल कहलाता है। नेक्स्ट है यूएसए की एक कंपनी द्वारा जारी डिपॉजिटरी प्राप्तियों को किस नाम से जाना
जाता है? यूएसए की एक कंपनी द्वारा जारी डिपॉजिटरी प्राप्तियों को किस नाम से जाना जाता है? ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के नाम से इसे जाना जाता है। जो यूएसए की कंपनी द्वारा जारी जो डिपॉजिटरी प्राप्तियां हैं उन्हें अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ADR, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, चेक के मामले में वैधता अवधि 6 माह से घटाकर 3 माह किस तिथि से की गई? चेक के मामले में वैधता अवधि मतलब इस अवधि के बाद चेक बाउंस हो जाता है, चेक से मतलब जो है पैसे नहीं निकाल सकते अपन। तो चेक के मामले में वैधता अवधि पहले 6 माह थी, उसके बाद घटाकर 3 माह कब की गई? 1 अप्रैल 2011 को, 1 दिसंबर 2013 को, 1 अप्रैल 2012 को, तो 1 दिसंबर 2014 को। तो ये अवधि घटाकर 3 माह की गई 1 अप्रैल 2012 को। ये एकदम करेक्ट आंसर है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। चेक के मामले में वैधता अवधि 6 माह से घटाकर 3 माह की स्थिति को की गई 1 अप्रैल 2012 को। नेक्स्ट है, नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। नवाचार पर उद्यमिता में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, नवाचार पर। तो नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। उद्यमिता की परिभाषा दी। उद्यमिता के बारे में ये किसने कहा कि नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है? यदि अपन कोई उद्यमिता बिजनेस उद्यम करते हैं तो उसके अंदर अपन को नवाचार लाना ये सबसे विशिष्ट चीज़ होती है। ये कहा था पीटर ड्रकर ने। ऑप्शन नंबर ए, पीटर ड्रकर ने कहा था कि नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है, ठीक है, नोटबुक में लिख लीजिए। नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। उद्यमिता की परिभाषा दी पीटर ड्रकर ने। एक निजी कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या होती है। जो एक निजी प्राइवेट फर्म होती है, निजी कंपनी होती है, उसके अंदर संचालकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो संचालकों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 2, डी, ऑप्शन नंबर डी। एक निजी कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या होती है 2। नेक्स्ट है, यूटीआई की स्थापना कब की गई? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं यूटीआई की फुल फॉर्म। यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, TRUST, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1964 में, 1964 में यूटीआई की स्थापना की गई। यूटीआई की फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है यूटीआई के बारे में, ठीक है, आपको अच्छे से याद कर लेना है, अपनी नोटबुक में लिखना है यूटीआई की स्थापना कब की गई, 1964 में। नेक्स्ट है, एक बिल जो प्राय बैंक पर लिखा जाता है। ऐसा बिल जो प्राय बैंक पर लिखा जाता है क्या कहलाता है? अवधि बिल, हुंडी, चेक या कोई नहीं? जो बैंक पर लिखा जाता है अपन सबको पता है कि चेक कहलाता है। चेक की अवधि होती है 3 माह के अंदर अपन चेक क्लियर करवा सकते हैं, अन्यथा चेक बाउंस हो जाता है। 1 अप्रैल 2012 से इस अवधि को 6 माह से घटाकर 3 माह किया गया था। एक बिल जो प्राय बैंक पर लिखा जाता है कहलाता है चेक। नेक्स्ट है, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 कब प्रभाव में आया? सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 कब प्रभाव में आया? 1 सितंबर 2008 को, 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2008 को या 1 सितंबर 2009 को? तो सीमित देयता भागीदारी अधिनियम है 2008 का है, ये प्रभाव में आया था 1 अप्रैल 2009 से। 1 अप्रैल 2009 से सीमित देयता भागीदारी अधिनियम को लागू किया गया। अधिनियम कब का है? 2008 का। प्रभाव में कब से आया, लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2009 से। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, पूंजी व दूरी है। पूंजी व दूरी है जिसके, पूंजी वह दूरी है, यहाँ पे पूंजी वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है, ठीक है, ये परिभाषा किसने दी? पूंजी वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह पूंजी है, ठीक है। पूंजी वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। परिभाषा किसने दी? प्रोफेसर किन्स ने, जॉन मेनार्ड ने, मार्शल ने या प्रोफेसर जेन ने? तो पूंजी के बारे में कहा था कि पूंजी वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है, तो ये परिभाषा दी मार्शल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक प्रपत्रों
की भुगतान अवधि साधारणतः होती है। वाणिज्यिक जो प्रपत्र होते हैं इनके भुगतान की अवधि जो होती है वो होती है 90 दिन से 364 दिन के अंदर। ठीक है, वाणिज्यिक प्रपत्रों की भुगतान अवधि होती है 90 दिन से 364 दिन, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कास से आसे हैं। ये कास इंग्लिश का कास है, अपन हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं, ये कास वाला नहीं है। ये इंग्लिश में मतलब कास बिजनेस मेथड के अंदर अपन बात करें तो कास से क्या आस हैं, यहाँ कैसे आस से हैं नॉलेज। ठीक है, कैसे आस से नॉलेज, ऐसे आस से एटीट्यूड, नॉलेज एटीट्यूड, एस से आस से स्किल और एच से आस से हैबिट। तो कास का क्या आस से हुआ, नॉलेज एटीट्यूड स्किल और हैबिट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कास से आस से नॉलेज एटीट्यूड स्किल और हैबिट्स। IFCI का पूरा नाम है। उम्मीद है आप ये क्वेश्चन लिख रहे होंगे अपनी नोटबुक में, अन्यथा आपको याद नहीं होगा, इस क्लास का कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, IFCI का पूरा नाम है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय इकाई प्रन्यास, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक। तो IFCI का जो पूरा नाम है वो है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ठीक है, IFCI का पूरा नाम है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में कितनी धाराओं का उल्लेख किया गया है। तो आपको सबको पता होगा, अगर आप जूनियर अकाउंटेंट TRA की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस मेथड आप पढ़ रहे हैं, तो भारतीय कंपनी अधिनियम कब का है, 2013 का। और इसमें कितनी धाराएँ आपको पता होना चाहिए, तो इसके अंदर धाराएँ 470 इसके अंतर्गत धाराएँ हैं भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर। ठीक है, 470 धाराएँ, ऑप्शन नंबर ए इसमें एकदम सही आंसर है। LIC के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। LIC की स्थापना कब की गई, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई, आपको पता होगा 1956 के अंदर LIC की स्थापना की गई थी। 1952 नहीं है, 1954 नहीं है, 1958 नहीं है, 1956 भारतीय जीवन बीमा निगम 1956। नेक्स्ट है एक विनिमय बिल का उसके धारक द्वारा उसकी देय तिथि से, एक विनिमय बिल का उसके धारक द्वारा उसकी देय तिथि से पूर्व किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरण कहलाता है। एक जो विनिमय बिल होता है, एक विनिमय बिल उसके धारक द्वारा उसकी देय तिथि से पूर्व, यदि धारक उसकी देय तिथि से पूर्व किसी अन्य पक्ष को उसे हस्तांतरित कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है। स्कूल शिक्षा परीक्षा कॉमर्स 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। बिल का बट्टाकरण, बिल का बेचान, बिल का अनादकरण, बिल का रिटायरमेंट। तो जो बिल विनिमय बिल होता है उसकी देय तिथि से पूर्व यदि उसका हस्तांतरण कर दिया जाता है किसी और को उसके धारक द्वारा, तो वो कहलाता है बिल का बेचान, यानी उसने बिल का बेचान कर दिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वित्त का आंतरिक स्रोत है। जो वित्त का आंतरिक स्रोत है वो क्या है, जो TRA एग्जाम 2015 है उसमें पूछा गया था, निम्न में से कौन सा वित्त का आंतरिक स्रोत है। जोखिम पूंजी, बैंक ऋण, अंशों का निर्गमन या पुनर्नियोजन। तो वित्त का आंतरिक स्रोत जो होता है वो होता है पुनर्नियोजन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अपन बात करें तो पराक्रम में लिखित अधिनियम लागू किया गया था। जो पराक्रम में लिखित अधिनियम है कब से लागू किया गया था, तो 1881 से इसे लागू किया था, पराक्रम में लिखित अधिनियम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवानिवृत्त साझेदार पर देयताओं का जिम्मेदारी बनी रहती है। देयताओं की जिम्मेदारी बनी रहती है। यदि कोई साझेदार किसी फर्म से रिटायर हो जाता है तब भी उस पर देयताओं की कौन सी जिम्मेदारी बनी रहती है। इसके बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है यदि अदत्त राशि उसके ऋण खाते में अंतरित कर दी जाती है, यदि वह सार्वजनिक सूचना नहीं देता है। बी, सी है जब तक वह जीवित है सभी स्थितियों में जिम्मेदार बना रहता है, यदि वह कहीं और उसी प्रकार का कारोबार शुरू करता है। तो यदि वह साझेदार
सेवानिवृत्त हो जाता है उस फर्म से, तो यदि वह किसी और प्रकार का कारोबार शुरू करता है तो ये भी इसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। जब वह जीवित है सभी स्थितियों में जिम्मेदार बना रहेगा, ये भी गलत है। यदि वह अदत्त राशि उसके ऋण खाते में अंतरित कर दी जाती है तो भी वो जिम्मेदार नहीं होगा। इसका सही आंसर है, यदि वह सार्वजनिक सूचना नहीं देता है, वह जिम्मेदार तब तक बना रहेगा जब तक वह सार्वजनिक सूचना नहीं देता है, क्योंकि सार्वजनिक सूचना देना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। जो आवश्यक सूचनाएं होती है वो उसे देनी पड़ती है, चाहे वो सेवानिवृत्त हो जाए। नेक्स्ट है, एक नोट या बिल जो मांग पर, स्थल पर या प्रस्तुत किए जाने पर देय के रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जाता है, उसकी परिपक्वता उसे देय के रूप में अभिव्यक्त किए जाने के कितने दिन बाद प्राप्त होती है। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में पूछा गया है, लिख लीजिए। एक नोट या बिल जो मांग पर, स्थल पर या प्रस्तुत किए जाने पर देय के रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जाता है, उसकी परिपक्वता उसे देय के रूप में अभिव्यक्त किए जाने के कितने दिन बाद प्राप्त होती है। तो ये तीसरे दिन प्राप्त होती है। ठीक है, पहले दिन प्राप्त नहीं होती, दूसरे चौथे दिन भी प्राप्त नहीं होती। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे दिन। नेक्स्ट अपन बात करें तो क्वेश्चन है बिजनेस मेथड का, अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्यवसायिक वित्त के आंतरिक स्रोत में शामिल हैं, जो व्यवसायिक वित्त होता है उसका आंतरिक स्रोत में शामिल क्या है? अंश पूंजी, धारित आय, बैंक ऋण या बैंक अधिक विकर्ष। तो व्यवसायिक वित्त के आंतरिक स्रोत में जो शामिल है वो है धारित आय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है उद्यमिता खेल है, उद्यम जो है वो खेल है, चातुर्य का, धन का, समय का, इनमें से कोई नहीं। उद्यमिता के लिए धन का होना जरूरी है, ये भी एकदम सही है। समय भी जरूरी है, ये भी एकदम सही है। लेकिन जो खेल है उद्यमिता वो चातुर्य का है, मतलब पूरा पूरा खेल जो है उद्यमिता के अंदर वो दिमाग का है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम किस तरीके से कैसे करना है। ठीक है, तो चातुर्य का, उद्यमिता खेल है चातुर्य का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विनिमय पत्र को विनिर्दिष्ट बैंकर पर आहरित किया जाता है और केवल मांगे जाने पर ही भुगतान योग्य रूप में व्यक्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विनिमय पत्र को विनिर्दिष्ट बैंकर पर आहरित किया जाता है और केवल मांगे जाने पर ही भुगतान योग्य रूप में व्यक्त किया जाता है? क्या है वो चीज़? चेक, बैंक ओवरड्राफ्ट, करेंसी या पे ऑर्डर? तो यह है बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नोटबुक में लिख लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट है, यदि भुगतान के वचन के साथ शर्तें संलग्न की जाती है तो लेख पत्र को किस रूप में लिखा जाता है? भुगतान के वचन के साथ शर्त या शर्त संलग्न की जाती है, शर्त संलग्न की जाती है तो लेख पत्र को किस रूप में लिखा जाता है? चेक, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट या प्रोमिसरी नोट? ये नोट नहीं है, यहाँ पे प्रोमिसरी नोट है। ठीक है, यदि भुगतान के वचन के साथ जो लेख पत्र होता है उसके साथ शर्त संलग्न की जाती है तो वो प्रोमिसरी नोट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, ये कथन किसका है? व्यवसाय समाज का एक अंग है। ये किसने कहा था कि व्यवसाय समाज का एक अंग है? F.W. टेलर, हेनरी फेमोल, क्राउथर या पीटर एफ ट्रकर? तो व्यवसाय को समाज का अंग जो है वो माना है पीटर एफ ट्रकर ने, क्योंकि समाज में लोगों के जीवन यापन के लिए व्यवसाय करना एक बहुत ही आवश्यक कार्य हो जाता है। तो व्यवसाय समाज का एक अंग है, पीटर एफ ट्रकर ने कहा था। नेक्स्ट है, ऋण पत्र डिवेंचर दर्शाते हैं कंपनी की ऋण पूंजी, कंपनी की स्थायी पूंजी, कंपनी की चल पूंजी, कंपनी की स्थिर पूंजी। जो ऋण पत्र होते हैं डिवेंचर जो है वो कंपनी की ऋण पूंजी को दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ऋण पत्र डिवेंचर दर्शाते हैं कंपनी की ऋण पूंजी को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन व्यावसायिक नैतिकता के बारे में गलत है? व्यावसायिक नैतिकता के बारे में कौन सा कथन गलत है? जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2012 में पूछा गया है। तो कौन सा कथन व्यावसायिक नैतिकता के बारे में गलत है? ये निरंतर रूप से नियमों तथा नैतिक मानकों की जांच करती है तथा ये स्थिर प्रकृति की होती है। व्यावसायिक नैतिकता के बारे में ये गलत है, यह निरंतर रूप से नियमों और नैतिक मानकों की जांच करती है, ये स्थिर प्रकृति की होती है, ये इसमें गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। सही क्या है इसमें? इसे विज्ञान कला दोनों के रूप में जाना जाता है व्यावसायिक नैतिकता को, ये इसके बारे में एकदम सही बात है। इसका सार्वभौतिक अनुप्रयोग है क्योंकि व्यवसाय पूरी दुनिया में मौजूद हैं, यह भी एकदम सही है।
ये व्यवसाय परिवेश में वास्तविकता तथा सामाजिक परिपाटियों पर आधारित है। ये भी एकदम सही है। ए, बी और सी, तो इसमें बी, सी और डी ये इसमें सही है। गलत है, ये निरंतर रूप से नियमों तथा नैतिक मानकों की जांच करती हैं, स्थिर प्रकृति की होती है, ये इसमें गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एडीआर का पूरा नाम है। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि एडीआर का पूरा नाम क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है चेक और विनिमय बिल में पक्षकार होते हैं, कितने पक्षकार होते हैं, 3 इनमें पक्षकार होते हैं। चेक और विनिमय बिल के पक्षकार कितने होते हैं, जैसे चेक में एक चेक देने वाला, एक लेने वाला और बीच में जो पक्षकार होता है वो बैंक होता है। तो इस प्रकार से चेक और विनिमय बिल में पक्षकार होते हैं 3, ठीक है, 3 इनमें पक्षकार होते हैं। नेक्स्ट है नैतिकता नीतिशास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्राचीन शब्द से हुई है। कौन सा शब्द है जिससे नैतिकता या नीतिशास्त्र, जिसे अपन एथिक्स कहते हैं, ETHICS एथिक्स कहते हैं, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा की किस शब्द से हुई है, मोस, एथिक्स, एथिकोस, इनमें से कोई नहीं। तो जो नैतिकता एथिक्स शब्द है, एथिक्स, इसकी उत्पत्ति हुई थी एथिका शब्द से। एथिका जो ग्रीक भाषा का शब्द है एथिका, इससे एथिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई। नैतिकता नीति शास्त्र जिसे अपन कहते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की किस धारा के तहत विनिमय बिल को परिभाषित किया गया है। जो विनिमय बिल की जो परिभाषा दी गई है पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा, अधिनियम 1881 में किस धारा के अंदर विनिमय बिल को परिभाषित किया गया है, तो विनिमय बिल को परिभाषित किया गया है धारा 2, धारा 3, धारा 4 या धारा 5 में। तो विनिमय बिल की परिभाषाएं धारा 5 के अंदर, ठीक है, विनिमय बिल की परिभाषाएं पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 5 के अंदर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा NIA 1881 के अनुसार विनिमय साध्य विपत्र नहीं है। तो इनमें से विनिमय साध्य विपत्र कौन सा नहीं है, चेक, हुंडी, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र। तो इनमें जो हुंडी है वो विनिमय साध्य विपत्र नहीं है। इनके अलावा चेक, विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र ये विनिमय साध्य विपत्र हैं, जबकि हुंडी जो है वो विनिमय साध्य विपत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, वो हुआ हुंडी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अपन देखते हैं फैक्टरिंग व्यवस्था में फैक्टर है। फैक्टरिंग व्यवस्था में फैक्टर है, इसके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है। यह ग्राहकों की देनदारों अथवा प्राप्य खातों की वसूली करता है। फैक्टर जो है वो ग्राहकों की देनदारों अथवा प्राप्य खातों की वसूली करता है, ये इसका कार्य होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास में इतने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए हैं, 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में लिखे होंगे। ये अपने जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 1 था, ठीक है, पार्ट 1 था बिजनेस मेथड के अंदर। 50 क्वेश्चन और अपन पढ़ने वाले हैं बिजनेस मेथड में, TRA और जूनियर अकाउंटेंट को लेकर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें पार्ट 1 में अपन ने 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर अपन टॉप जो 50 क्वेश्चन हैं जो भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो 50 क्वेश्चन बचे हैं टॉप क्वेश्चंस, उनको अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बिजनेस मेथड्स में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25, अपन टॉप 100 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज ये चल रही है। अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज़ को आपको देखना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखिए। इसी प्रकार जो भी बाकी के सब्जेक्ट हैं जैसे GF&R हैं और जो भी है सर्विस रूल्स हैं, RSR जो भी रूल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी बाकी के 6 जो सब्जेक्ट हैं उनमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे पार्ट 2 पेपर 2 की अपन बात कर रहे हैं। पेपर 2 के अंदर जो भी बाकी के जो सब्जेक्ट बच रहे हैं उनमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं सबका अपन इसी प्रकार से 100 करके सभी क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। एक पेपर 2 का जो एक पार्ट होगा उसके अंदर 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और अपन 100 क्वेश्चंस उनके अंदर से स्टडी करने वाले। तो इसी प्रकार से सभी जो पेपर होने वाले हैं उनका विस्तृत से डिटेल तरीके से अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आगे जो भी कक्षाएं आने वाली हैं सभी पार्ट में से, सभी पेपर्स में से अपन 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो बिजनेस मेथड के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन अगली क्लास में अपन जल्दी ही पढ़ने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। अगर अब इतना कहने के बाद भी अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं
तो ये जो पीडीएफ मैंने आपको पढ़ाई है हमारे टेलीग्राम चैनल राइट एंगल क्लासेज जो है उस पर उपलब्ध रहेगी, तो वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। आज की हमारी क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए बिजनेस मेथड 25 क्वेश्चन आएंगे। टॉप 50 क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 में टॉप 50 क्वेश्चन और पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।